Hello everyone. In today class we are going to discuss UP PGT Commerce 2013 paper. Question number 1. A point on the slope of an indifference curve is called. A point on the slope of indifference curve is called marginal rate of substitution. Option number A is correct answer. Now understand the concept of indifference curve. Indifference curve is the curve which shows various combination of two commodity which give equal level of satisfaction. दो commodity का ऐसा combination जो कस्टमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। और इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि कस्टमर अपनी एंटायर इनकम को टू कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर देता है और एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो कस्टमर को क्या देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बिसाइड दिस, अगर एंटायर इनकम दो कमोडिटी पे स्पेंड की जा रही है तो एक की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो स्नेरियो है कि एक की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, ईच एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। यानी कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट दूसरी पर्टिकुलर कमोडिटी की इंक्रीज करने के लिए जिसको आप सेक्रीफाइस करें उसका जो सेक्रीफाइस है स्लोली वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। और किसी भी इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लोप डिपेंड करती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पर। हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher level of satisfaction as I told you, but on which indifference curve you will remain, that particular things is depend on the income of the consumer, or you can say the budget line of the consumer. So the budget line decide on which particular indifference curve you can stay, because आप तो सबसे ऊपर वाले पे चाहोगे क्योंकि आपको सबसे हायर पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन आपकी जो बजट लाइन है यानी कि आप अपनी इनकम से एक्स और वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जहाँ पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट होती है, द पॉइंट एट विच इंडिफरेंस बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसमें ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई की जो क्वांटिटी है वो आपको परचेज करनी चाहिए एज पर योर इनकम फॉर गेटिंग द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। MRS का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फॉरगॉन की कंसर्न में बात करूँ तो जिसकी क्वांटिटी आप डिक्रीज कर रहे हो, न्यूमरेटर में उसको रखिए जिसकी क्वांटिटी क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। जिसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हो उसको न्यूमरेटर में करिए और जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो उसे किस में रखना चाहिए, डिनोमिनेटर में। डिक्रीज वाला क्योंकि वो सेक्रीफाइस किया जा रहा है उसको रखते हैं न्यूमरेटर में, इंक्रीज वाले को डिनोमिनेटर में। सपोज हमारे एग्जाम्पल में हम x और y की सिचुएशन में जो y की क्वांटिटी है उसको क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर परचेजिंग मोर x। यानी कि हम डिक्रीज कर रहे हैं y को और इंक्रीज कर रहे हैं x को, और कॉन्टिन्यूसली x की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए y को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में MRS का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी कि जिसकी वैल्यू डिक्रीज करे उसको न्यूमरेटर में रखोगे, जिसकी वैल्यू इंक्रीज करे उसको डिनोमिनेटर में रखोगे। और क्योंकि एक की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरे की डिक्रीज करी जा रही है, इन दोनों क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए फॉर्मूले के साथ आप नेगेटिव साइन भी यूज़ करते हो। सेम चीज़ को अगर आप प्राइस के बेस पे डिफाइन करते हो MRS को, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। यानी कि जो आप इंक्रीज करें उसका प्राइस डिनोमिनेटर में, जिसको डिक्रीज करे उसका प्राइस जिसको इंक्रीज करे उसका न्यूमरेटर में और जिसको डिक्रीज करे उसका प्राइस डिनोमिनेटर में। यानी कि इससे जस्ट अपोजिट हो जाता है। और अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी वाला फंडा यूज कर रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये तीन फॉर्मूले हैं MRS के।
माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई एम एक्स अपॉन एम वाई मीन्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई. आई टोल्ड यू कि ध्यान क्या रखना है, अलग अलग सिनेरियो, कोई स्टैटिक फॉर्मूला नहीं है. हो सकता है चेंजिंग सिनेरियो हो, तो आपको ध्यान रखना है जिसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उसको रखना है न्यूमरेटर में, जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसको रखना है डिनोमिनेटर में, एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है. मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो मैंने अपने इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए बनाया है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Find a multiplier if marginal propensity to consume is 0.8. It is assumed that there is no government sector and foreign sector. See, आपको पूछ रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सबसे पहले समझिए मल्टीप्लायर होता क्या है. मल्टीप्लायर एक प्रपोर्शनेट रिलेशन है बिटवीन इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल. यानी कि एक रिलेशन है ये किसके बीच में, इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल के बीच में. एंडोजीनियस क्या होता है, इंडोजीनियस का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक्सोजीनियस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि किसी भी फॉर्मूले में, मॉडल में जो इंडोजीनियस वेरिएबल है वो है डिपेंडेंट और एक्सोजीनियस इंडिपेंडेंट है. यानी कि जो एंडोजीनियस की वैल्यू है वो एक्सोजीनियस के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे इसमें चेंज होगा वैसे ही इंडोजीनियस चेंज हो जाएगा. अगर मैं इसे मल्टीप्लायर के कंसर्न में बात करूँ तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर को के से दिखाते हैं, 1/1 माइनस एम पी सी और 1/MPS. दोनों फॉर्मूले मल्टीप्लायर के होते हैं. जो मल्टीप्लायर है और जो MPS है, MPC है, उसमें होता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट और यू कैन से पॉजिटिव रिलेशन. मीन्स जैसे जैसे MPC बढ़ता जाता है वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. जैसे जैसे MP डिक्रीज होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू डाउन होती जाएगी. और जो मल्टीप्लायर है उसका रिलेशन MPS से कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन और यू कैन से नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन. सी, अब क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमसे पूछा सिर्फ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन ये कह रहा है कि भाई आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है 8. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC की वैल्यू 0.8 गिवन है. आपको निकालना है मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर क्या है, अभी फॉर्मूला बताया, 1/1 माइनस MPC. तो 1/1 माइनस MPC means 1.02, it means 5. Option number D is the right answer. Clear? See, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं. बिसाइड दिस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद कर रहे हैं. MPC प्लस MPS की वैल्यू क्या होती है, 1. APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, उसका समेशन भी क्या होता है, 1. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. यानी कि इनकम चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है उसको MPC से मेजर करते हैं. MPS क्या होता है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. सेविंग मीन्स रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम. आपको बेटा कुछ भी कहना होगा तो मैसेज कर देना, बिकॉज मैंने कॉलर माइक लगाया हुआ है, आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आई. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑफ द गूगल मीट. क्लियर है? तो ये कनेक्टेड कंसर्न है. तो जब भी पेपर करें यू हैव टू डिस्कस और स्टडी ऑल दी थिंग्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट. तो ये सारी कहानी थी किसकी, मल्टीप्लायर की. नाउ कम एट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया
इंडियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रही है, आउटसाइड इंडिया में मिल रही है, तो वो भी कहाँ टैक्सेबल होगी, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है। देखिए अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे एसएससीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। कुछ इनकम ऐसी होती है जो दोनों में टैक्सेबल हो, तीनों में टैक्सेबल होती है। वो कौन सी इनकम है एक बार क्विकली रिवाइज करा रही हूँ। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, रिसीव एनीवेयर, अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट हुई है वो कहीं भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हर टाइप के एसएससी के लिए वो इंडिया में क्या है, टैक्सेबल है। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम कहीं भी कमाई गई है लेकिन वो रिसीव हुई है इंडिया के अंदर, तो वो भी तीनों एसएससी के लिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। अगर इनकम एक्रू एंड अराइज फ्रॉम अ बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ऐसा बिजनेस एंड प्रोफेशन जो इंडिया के बाहर हो रहा है लेकिन उसके कंट्रोलिंग मेन डिसीजन मेकिंग इंडिया में है, तो उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो टैक्सेबिलिटी सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के साथ होती है, यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं है। बाकी सारी जो इनकम है वो सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। जो अनटैक्स पास्ट प्रॉफिट है वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, टैक्सेबल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ, इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ 1961 में। सी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास हुआ था और ये इफेक्ट में कब आया था, इफेक्ट में ये आया था 1/4/1962 को, पास 1961 में हुआ था और उसको अप्लाई कब से किया था, 1 अप्रैल 1962 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गुडविल इज, गुडविल क्या है, गुडविल इज अ रियल अकाउंट। देखिए जो आप गुडविल के कंसर्न में 3-4 चीज़ें जानते हैं कि जो गुडविल है वो क्या है, गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, यू कैन टच एंड सी। दूसरी चीज़ है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करती हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपकी परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज का मतलब क्या है, किसी का रनिंग बिजनेस खरीदना, भाई उसने नाम कमाया, बिजनेस चलाया, गुडविल क्रिएट की और आपने उसको खरीदा है, तो पर्सन जब आपसे परचेज कंसिडरेशन का पैसा लेगा तो वो आपसे गुडविल के नाम का भी जो भी वैल्यू होगी वो भी रिसीव करेगी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सी क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इन मेक एंड बाय डिसीजन। मेक एंड बाय डिसीजन में इनमें से किसको कंसिडर नहीं करते हैं, मेक एंड बाय डिसीजन में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यूज होता है, रेंटल इनकम ऑफ एरिया यूज फॉर प्रोडक्शन, उसको भी देखते हैं कितना रेंट जा रहा है, अनचेंज फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं हो सकती तो उसको कंसिडर नहीं करते मेक एंड बाय डिसीजन में। तो यहाँ पे पूछा है नॉट कंसिडर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा समझ लीजिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेक एंड बाय डिसीजन में यूज होते हैं। तो मेक एंड बाय डिसीजन में जो पहला फैक्टर है वो होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो दूसरा फैक्टर है जो कि यूटिलाइज होता है दैट इज कॉस्ट एनालिसिस। देन नेक्स्ट फैक्टर इज यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कि दिया भी हुआ है, यही वाला फैक्टर है यूटिलाइजेशन ऑफ
production capacity. And the fourth one is integration of production system. Integration of प्रोडक्शन सिस्टम. इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लीजिए, इसमें कई बार एमसीक्यू आ जाता है. प्रोडक्शन सिस्टम में अगर मैं बात करूं, अगर कैसा सिस्टम है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है. अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन है तो क्या बेटर रहता है, टू मेक द प्रोडक्शन, यानी कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करो. और अगर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसमें क्या रहता है, बाय मेथड बेटर रहता है, यानी खरीद के फिर बेच दो. देन फिफ्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर. अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट राइट. प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट राइट. भाई आपने कोई इन्वेंशन किया, उसका पेटेंट लिया हुआ है, तो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे. बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रही हूँ. लास्ट वन इज फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे वर्ड लिखा था अनचेंज फिक्स कॉस्ट, इसलिए हमने कहा ये नोट कंसीडर है. लेकिन अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट कंसीडर लिखा होता तो हम इसे कंसीडर करते इन द फैक्टर ऑफ मेक एंड बाय. क्योंकि अगर लोअर फिक्स कॉस्ट है, लोअर फिक्स कॉस्ट की सिचुएशन में मेक करते हैं, और हायर फिक्स कॉस्ट की सिचुएशन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट में बात करूं तो बाय डिसीजन अप्लाई किया जाता है. देयर आर लोट्स ऑफ अदर फैक्टर ऑल्सो, एटलीस्ट नो दीज फैक्टर्स. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई भी अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ लेना. Then next question number 7. The average cost of production of 5 unit is rupees 30 and average cost of production of 6 unit is 32. Find out marginal cost of production of 6th unit. See, सबसे पहले समझिए marginal cost होता क्या है. Marginal cost is the cost of producing वन एक्स्ट्रा यूनिट. मार्जिनल कॉस्ट वो है कॉस्ट है जो कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को पे करनी पड़ती है. मार्जिनल कॉस्ट को आप बोल सकते हो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टोटल कॉस्ट माइनस प्रीवियस टोटल कॉस्ट. और यू कैन सी दैट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन. और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के हिसाब से अगर इसे डिवाइड करें, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन वेरिएबल वी सी एन माइनस वी सी एन माइनस वन. और लॉन्ग टर्म में यही फॉर्मूला जो बताया, टी सी एन टोटल कॉस्ट माइनस टी सी एन माइनस वन. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इसी को यूज़ करेंगे. अब आपको लैंग्वेज सिर्फ ध्यान देनी है. एवरेज कॉस्ट दी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, पर यूनिट कॉस्ट. 5 यूनिट की एवरेज कॉस्ट 30 है, यानी कि 5 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट अगर 5 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो कितनी आती है, 30. तो हमें टोटल कॉस्ट के बेस पे डिसीजन लेना है. टोटल कॉस्ट क्या हो गया, 5 इंटू 30, इट मीन्स 150. अगर हम नई टोटल कॉस्ट की बात करें तो 6 यूनिट है और उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है, 32. एवरेज दी हुई है यहाँ पे, एवरेज का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट. 6 इंटू 32, इट कम्स 6 टू 12 और 192. अब आपसे कहा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. तो वन एक्स्ट्रा यूनिट से कितना चेंजेस आ रहा है, चेंज आ रहा है 42 का. इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर. इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, बट साइड में साइड बाय साइड प्रीवियस अपने टॉपिक पे रिवाइज करते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन केस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ स्टाफ इज. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में
जो स्टाफ है उसका काम क्या है, गिव सजेशन टू लाइन। देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ सुपरवाइज़र है वो स्टाफ सुपरवाइज़र गाइड करता है, एडवाइस करता है, काउंसिल करता है किसको, लाइन पर्सन को। तो वो क्या देता है, अपने सजेशन देता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन हो सकता है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना, सबसे पहला कौन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Which of the following committee gave suggestion for the improvement in Indian financial system? किस कमेटी ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में सजेशन को के बारे में सजेस्ट किया था, तो वो थी नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी जो है वो फॉर्म्ड हुई थी 1991 में। ये फॉर्म्ड हुई थी 1991 में अंडर द हेडेड और गाइडेंस ऑफ फॉर्मर गवर्नर एम नरसिम्हन। और इन्होंने सजेस्ट किए थे बहुत सारी चीज़ें। इनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 1991 में आई थी और सेकंड रिपोर्ट जो थी वो आई थी 1998 में। इस कमेटी ने अपनी सेकंड रिपोर्ट सबमिट की थी। बहुत कुछ था इसमें, कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखिए। इसमें जो सजेशन दिए गए, क्या क्या सजेशन दिए गए, ये फाइनेंशियल रिफॉर्म और बैंकिंग रिफॉर्म के सारे सजेशन नरसिम्हन कमेटी से आए थे। बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्होंने सजेस्ट की थी। एक सजेशन था रिड्यूस SLR एंड CRR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो एंड कैश रिजर्व रेशो को रिड्यूस करना है। इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने से रिलेटेड चीज़ें बताई थी इन्होंने। इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के बारे में कहा, क्योंकि वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ। और इन्होंने स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस किया, यानी कि बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया, स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो ये भी याद रखना कि अगर बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म की बात करते हैं तो भी उसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है, नरसिम्हन कमेटी का। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ मार्केट इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, ओपन नहीं होगा ये, सॉरी गलत टाइप हो गया, ये है फ्री इकोनॉमी। इन अ मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डन बाय। फ्री इकोनॉमी में आपको पता है गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है, सारी चीज़ों की फ्रीडम है। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन डिसाइड करती हैं, सारी चीज़ें बैलेंस क्रिएट करती हैं मार्केट में। तो आपसे पूछा हुआ अगर फ्री या मार्केट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोट ऑफ कस्टमर। सेंट्रल प्लानिंग कमीशन तो इनमें होता ही नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, वो तो अपने बेस पे डिसाइड करेंगे क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं, बट ये रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का रीज़न नहीं हो सकता है। किसके बेस पे होता है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बेस पे। तो जो ओपन और मार्केट इकोनॉमी है उसमें रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर की प्रेफरेंसेस से होता है और मार्केट में जो बैलेंस क्रिएट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज होती हैं उनके बेस पे क्रिएट होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट। इनमें से कौन सी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। बहुत बार आपको बताया हुआ है कौन सी ऐसी एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, लैंड। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। रिमेनिंग पार्ट में मैं आपके डाउट्स दे रही हूँ, तो ये मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करूँगी।
आपके जो भी डाउट्स हैं अब वो वन